हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 10th मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स एंड पीवाईक्यूज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे जो डायरेक्टली आपने पढ़े भी होंगे और इनडायरेक्टली ना भी पढ़े हों। तो आज हम इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एंड किस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत कम हैं इसमें, बट फिर भी अगर कुछ एक दो बनते हैं तो किस तरीके के बनेंगे वो देखेंगे। एंड फिर हम उसके बाद करेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस कि हमने जो अब तक थ्योरी में पढ़ा है, हमने जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्या एग्ज़ाम में भी उसी तरह का कुछ आता है या फिर कुछ उससे अलग आ रहा है, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वही पेपर में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। और उससे पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको थोड़ा ये भी पता लगेगा कि आपको लिखना किस तरीके से है चीज़ों को। ठीक है, और ये दोनों आपको पीडीएफ्स जो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एंड जो पीवाईक्यूज करेंगे, इन दोनों की जो आपको पीडीएफ्स है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ हर अपडेट आपको मिलता है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो बोलता है कि स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ी थी उसकी कोई दो प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती है इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नली। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दीज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। दीज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अपनी एक यूनिक डायरेक्शन होगी और वो किसी भी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। वट आर टू वेज इन विच यू कैन ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ बार मैग्नेट। तो हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है बार मैग्नेट का। तो हमने दो देखे थे, एक तो था आयरन स्प्रिंकलिंग्स वाला, एक था आयरन स्प्रिंकलिंग्स वाला, और दूसरा क्या था, मैग्नेटिक कंपास वाला। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, दो एक्सपेरिमेंट्स हैं या दो वेज हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस करते सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को बार मैग्नेट के। यू आर गिवन द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ मैग्नेट, हाउ विल यू फाइंड आउट फ्रॉम इट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगेस्ट। तो हमने क्या चीज़ बोली थी कि सपोज कीजिए ये बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, और इसका हमें पैटर्न दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो हमने देखा था कि जहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कंजस्टेड हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे थोड़ा खुले खुले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो वहाँ पे थोड़ा वीक होगा। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। द एक्सिस ऑफ अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट एंड जियोग्राफिकल एक्सिस कोइंसाइड विद ईच अदर। तो आंसर है फॉल्स। हमने क्या बोला था कि ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये इसकी क्या है, जियोग्राफिक एक्सिस है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो इसकी मैग्नेटिक एक्सिस है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन होती है अर्थ से, जो कि है कितना, 15 डिग्री। तो इसका मतलब है कि हमारी ये दोनों एक्सिस कोइंसाइड नहीं करती। इन्होंने लिखे कोइंसाइड करती है। वेयर डू द मैन्युफैक्चरर्स यूज़ अ मैग्नेटिक स्ट्रिप इन द रेफ्रिजरेटर, वाई इज दिस मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज्ड। तो देखो ये आपका फ्रिज है, तो पूछ रहे कि जो फ्रिज मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपका फ्रिज है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आप इसका डोर खोलते हो, सपोज करो ये नीचे वाला आपने इसका क्या किया, डोर खोल दिया, तो जब आप इस डोर को बंद करने वाले होते हो और ज़रा सा स्पेस रह जाता है तो अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है इस डोर की तरफ, है ना। तो यहाँ पे वो आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, ठीक है, डोर में, ताकि अगर वो थोड़ा सा भी खुला है तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से अपने आप बंद हो जाए। क्योंकि अगर फ्रिज खुला रह गया तो जो आपकी कूलिंग है वो नहीं होगी और सारी जो गैस है वो लीक हो जाएगी। विच इफेक्ट ऑफ करंट कैन बी यूटिलाइज्ड इन डिटेक्टिंग अ करंट कैरिंग वायर कंसील्ड इन अ वॉल। वो बोल रहे हैं कि आपको अगर एक दीवार है, ठीक है, इसमें कहीं एक वायर है, ठीक है, और आपको पता करना है ये वायर किस तरफ है, तो आप किस इफ़ेक्ट का यूज़ करोगे। तो मुझे सिंपल सी बात पता है, अगर इसके अंदर वायर है और इसके अंदर करंट जा रहा है तो ये क्या, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी।
ये क्या करेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या है, खुद में एक मैग्नेट की तरह वो होगी, एक्ट करेगी। तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि हमारी दीवार में मैग्नेट, ये जो वायर है वो कहाँ पे है। तो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैन बी यूटिलाइज्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट can be utilized in detecting a current carrying wire concealed in a wall. State qualitatively the effect of inserting an iron core into a current carrying solenoid. तो बोल रहा है कि जो हमारा सोलिनॉइड होता है ये, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बीच में अगर सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं तो उसका मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इससे होता ही है कि जो ये सॉफ्ट आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, और जब वो खुद भी मैग्नेटाइज हो जाती है और सोलिनॉइड खुद में एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इससे क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलिनॉइड वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है। नेम द रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वो पूछ रहे कि कोई स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट दौड़ रहा है, तो मुझे पता करना है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, मैक्सवेल्स रूल, मैक्सवेल्स रूल। ठीक है। स्टेट द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्टेट करंट कैरिंग इंडक्टर। तो जो स्टेट करंट कैरिंग इंडक्टर है इसके अराउंड किस तरह की लाइंस बनती है, कंसेंट्रिक। तो इसका आंसर क्या होगा, कंसेंट्रिक मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं। What is the shape of a current carrying conductor whose magnetic field pattern resembles that of a bar magnet? तो हमें बताना है कि उसको हम क्या बोलते हैं जिसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो सेम है एज ऑफ बार मैग्नेट। तो हमें पता है कि एक बार मैग्नेट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, ये चीज़ होता है। और हमने जब सोलिनॉइड पढ़ा था तो हम सोलिनॉइड के लिए यही यूज़ करते हैं कि इसका भी पैटर्न क्या होता है, सेम होता है जैसे बार मैग्नेट होता है। तो इसका आंसर क्या होएगा, सोलिनॉइड, कि सोलिनॉइड का भी सेम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है जैसा हमारा बार मैग्नेट का होता है। स्टेट एनी थ्री वेज इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअली था क्या, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या करते हैं कि कोई भी जैसे सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, इसके अराउंड हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर चढ़ा देते हैं और उसको फिर एक बैटरी या फिर किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं ये जो हमारी कॉपर वायर्स हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो किस पे असर करता है, हमारी सॉफ्ट आयरन कोर पे, और वो खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये एक तरह का कैसे क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब वो बोल रहा है कि आप इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो पहला तो या तो मैं करंट बढ़ा दूँ, ठीक है, जितना मैं करंट बढ़ाऊँगा उतना मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। फिर क्या बोलते हैं कि ये जो मैं नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दूँ कॉपर वायर के, तो इससे हमारा क्या हो सकता है, इससे क्या बोलते हैं, इससे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे हमारे कॉपर वायर के उतने ही हमारा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। तीसरा, जो हम सॉफ्ट आयरन कोर डाल रहे हैं उसकी और अच्छी क्वालिटी डाल सकते हैं हम, ठीक है। तो मतलब जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये नहीं होता कि आपको सॉफ्ट आयरन कोर ही डालनी है, ठीक है, कोई और भी मटेरियल यूज़ हो सकता है। बट अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर डालेंगे तो उससे क्या है, और भी अच्छा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बनता है। What happens when a current carrying conductor is placed in a magnetic field? तो देखो, सपोज करो ये है मेरा क्या, एक बार मैग्नेट है, तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड एरिया होगा, ठीक है, ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को डाल देता हूँ। अब क्योंकि ये करंट कैरिंग इंडक्टर है तो इसके अराउंड भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये आपस में क्या है, यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है वो क्या है, इंटरेक्ट कर रहा है। और जब ये इंटरेक्ट करता है तो हमने क्या पढ़ा था, फोर्स एक्सपीरियंस होती है। कौन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर,
ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने क्या किया था, एक होर्सशू मैग्नेट लिया था, उस होर्सशू मैग्नेट के परपेंडिकुलर एक वो लिया था, कंडक्टर लिया था। अब इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। तो हमने बोला था जब ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी इस करंट के, तब हमारी फोर्स क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, जब मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पे होंगे तब मैं फोर्स क्या है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करूँगा। नेम वन डिवाइस विच वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो भाई सिंपल आंसर है, मोटर है, गैल्वेनोमीटर है, ये सब क्या है, एक डिवाइस है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करते हैं। नेम द डिवाइस विच इज़ यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल ऑफ अ मोटर। तो एक डिवाइस विच इज़ यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द मोटर। तो आप लोगों को याद होगा जब हम मोटर पढ़ रहे थे तो मोटर में हमने एक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर की बात की थी जो कुछ इस तरह का दिखता था, और इसके साथ क्या थे, ब्रशेज़ अटैच हुआ करते थे, और ये ब्रशेज़ फिर एक्सटर्नल सर्किट से, मतलब जहाँ से करंट आता था वहाँ से जुड़े हुए थे। तो इनका बेसिकली ये जो थे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ये जो थे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, इनका एक तो रोल था कि वो किसकी डायरेक्शन रिवर्स करते थे, मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते थे। कैसे, सपोज करो अभी इसमें प्लस जा रहा है, अभी इसमें माइनस जा रहा है, लेकिन जब हमारी कॉइल रोटेट होती थी तो ये P है, ये Q है, तो Q वाला इधर आ जाता था, P वाला इधर आ जाता था। तो पहले P पे प्लस था, Q पे माइनस, बाद में जब ये रोटेट हुआ पूरा कॉइल तो उसके साथ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर भी रोटेट हुआ, तो P पे क्या चला जाता था, माइनस, Q पे क्या आ जाता था, पॉजिटिव। तो मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कौन कर रहा है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द स्प्लिट रिंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो हम इसको कम्यूटेटर भी बोल देते हैं, कम्यूटेटर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑफ व्हाट सब्सटेंसेस आर ब्रशेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर मेड। जो ब्रशेज होते हैं बेसिकली वो कार्बन के बने होते हैं, और कार्बन में भी क्या, पर्टिकुलर ग्रेफाइट के। ठीक है, तो आप कार्बन भी लिख दोगे या फिर ग्रेफाइट भी लिख दोगे तो एनीथिंग वुड वर्क हेयर। ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज द कोर ऑफ अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर मेड। तो जो कोर है इलेक्ट्रिक मोटर की वो बेसिकली या तो सॉफ्ट आयरन से बनी होती है, एल्यूमिनियम वगैरह से भी बनी होती है, बट आप सॉफ्ट आयरन लिख के आना, डेट वुड बी द बेस्ट आंसर, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज होती है सब कुछ, है ना। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स फिक्स्ड एंड विच रोटेट्स विद द कॉइल। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ब्रशेस तो अपनी जगह पे ही हैं, ब्रशेस तो अपना चेंज नहीं करते, क्या चीज़ चेंज हो रही है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। तो इसका आंसर क्या होगा, कम्यूटेटर चेंज होता है, ब्रश क्या होता है, वो फिक्स रहता है अपनी पोजीशन पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रश तो किससे कनेक्ट है, एक्सटर्नल सर्किट से जो करंट प्रोवाइड करा रहा है, तो वो कैसे चेंज होगा, चेंज होने का काम किसका है, स्प्लिट रिंग्स का, या फिर जिसको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, फिर वही चीज़। आउट ऑफ AC जनरेटर एंड अ DC जनरेटर विच वन यूजेस कम्यूटेटर एंड विच वन यूजेस स्लिप रिंग्स। AC में हम क्या यूज़ करते हैं, स्लिप रिंग्स। DC में हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और इनके क्या रीज़न है कि AC में स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं, DC में स्प्लिट रिंग्स यूज़ करते हैं, तो आपको बखूबी याद होना चाहिए। नहीं है तो दोबारा वीडियो देखो जाके। एक बार मैं ये बता देता हूँ कि AC में जो करंट है उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, लेकिन DC में जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है।
नेम द फिनोमिना विच इज़ मेड यूज़ ऑफ इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में किसका यूज़ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही क्यों यूज़ होता है, मतलब क्या फिनोमिना है, कैसे है? तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक जनरेटर करता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? वो करंट को प्रोड्यूस करता है। और हमने ये देखा था कि जब भी हम एक कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो उसमें क्या जनरेट होता है? करंट जनरेट होता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना। नेम द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब दो चीज़ें हैं, एक तो था लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का, है ना, एक था फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था बेसिकली फोर्स जनरेट, मतलब फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए हमें दो चीज़ें पता होती हैं। क्या? हमें ये पता होता है कि करंट है किस डायरेक्शन में है, दूसरा हमें ये पता होता है मैग्नेटिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में है। ठीक है, फिर उससे हम पता लगाते हैं क्या? फोर्स का। अब ये यूज़ किस में होता है, किस कंसेप्ट में होता है? मोटर वाले कंसेप्ट में। क्यों? मोटर में हम क्या करते हैं? मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जाते हैं। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जाने के लिए हम मोटर को करंट भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन होगी, और मोटर के अंदर ही हमारे मैग्नेट्स हैं, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता है। लेकिन क्योंकि हमें कॉइल को रोटेट कराना है, तो मतलब कॉइल को रोटेट कराने का मतलब क्या है कि फोर्स लगाना है। तो फोर्स लगाना है तो हमें क्या पता करना है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बेसिकली यूज़ होता है किसके लिए? जनरेटर के लिए। ठीक है, अब जनरेटर में हम क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कराते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी है तो इसका मतलब है फोर्स हम लगा रहे हैं, तो फोर्स हमें पता है। और क्योंकि जनरेटर में ऑलरेडी मैग्नेट्स होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, तो हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। करंट इंड्यूस्ड क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है। What condition is necessary for the production of current by an electromagnetic induction? तो आप लोगों को याद होगा कि हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि एक पहले तो एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि ये कॉइल है, इस कॉइल को हमने एक एमीटर गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर रखा है, और एक हमारे पास क्या था? मैग्नेट था। तो हमने ये बोला था कि ये गैल्वेनोमीटर रीडिंग तभी शो करेगा जब इस मैग्नेट और इस कॉइल के बीच में कोई क्या होगा? रिलेटिव मोशन। और जब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होता है तब हमारे पास क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होती है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना यूज़ होता है। तो नेसेसरी कंडीशन यही है, देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द स्टेशनरी कॉइल एंड द मैग्नेट। व्हाट टाइप ऑफ जनरेटर इज यूज्ड एट पावर स्टेशंस? तो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये सब है, तो ये किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं? तो ये एसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा जनरेटर चाहिए होगा? एसी जनरेटर। What change should be made in an AC generator so that it may become a DC generator? तो पूरे सेटअप में AC में AC जनरेटर है और एक मेरे पास DC जनरेटर है। इस पूरे सेटअप में बस एक चेंज है कि AC में हम स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं, AC में हम स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं और इसमें स्प्लिट रिंग्स यूज़ करते हैं। तो अगर मैं AC में स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग यूज़ करूँगा तो मेरा जो AC जनरेटर है वो किस में बन जाएगा? DC जनरेटर में बन जाएगा। वट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रशेज इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर? तो ब्रशेज का फंक्शन क्या है? तो बेसिकली ब्रशेज एक्ट्स एज अ कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड द कॉइल ऑफ द जनरेटर। ठीक है। When current is switched on and switched off in a coil, a current is induced in another coil kept near it. What is this phenomenon known as? तो सिंपल आंसर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। जब एक हमारे पास दो कॉइल्स हैं, सपोज ये एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है। ठीक है, इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। जब मैं इसको ऑन करता हूँ, पहले क्या था? इस कॉइल के अराउंड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, और अब इस भी कॉइल के साथ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी इसके आसपास।
लेकिन जैसे ही मैंने करंट ऑन किया इस कॉइल में, ये कॉइल ए है, ये कॉइल बी है, इस ए कॉइल में करंट ऑन किया तो इसमें करंट दौड़ने लगा, फ्लो करने लगा, और जब करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आई। अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या गई, 0 से बी चली गई। बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब सडन चेंज हुआ बी के इन्वायरमेंट में मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसके अंदर भी क्या जनरेट हुई, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ, और मैग्नेटिक इफेक्ट से इसके अंदर क्या जनरेट हुआ, करंट जनरेट हुआ। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा, अब दोनों के अराउंड क्या है, बी का इन्वायरमेंट है, दोनों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इन्वायरमेंट है। लेकिन जैसे ही मैंने ए के अंदर करंट ऑफ किया तो अब ये बी से क्या हो गया, 0 पे चले गए। अब दोबारा फिर क्या हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट चेंज हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो इसमें दोबारा क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी। वाई आर थर्मल पावर स्टेशन यूजली लोकेटेड नियर अ रिवर। बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, बट ये आपके जनरल कंसेप्ट के लिए है। तो बेसिकली होता ही है कि आपका जो थर्मल पावर प्लांट्स है ये स्टीम का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो स्टीम के लिए आपको पानी चाहिए होगा, वो पानी भी कहीं से आएगा, तो पानी कहाँ से आता है, रिवर से आता है। फिर जब वो स्टीम यूज़ हो गई, उसको ठंडा भी करना है, आपका जो रिएक्टर है उसको भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखना होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, तो उसके लिए भी क्या यूज़ करते हैं, हम पानी यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं, नदी के पास लोकेट है। जैसे हमारे यहाँ पे भी थर्मल पावर स्टेशन है, यहीं पे 3 किलोमीटर आगे, तो इट इज़ लोकेटेड नियर द रिवर इटसेल्फ, यमुना रिवर। क्यों है, इसी वजह से है। तो जनरली जो भी थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं उसके पास या तो रिवर होगी खुद, या फिर कोई कनाल होगी, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा पानी का सोर्स होगा जो उसको कांस्टेंट सप्लाई कर सके वाटर को। वट नेम इज़ गिवन टू द डिवाइस विच ऑटोमेटिकली कट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। तो एक तो होता है फ्यूज़, या फिर आजकल हम उसको क्या बोलते हैं, MCB, ठीक है ना। अलॉन्ग विद लाइव एंड न्यूट्रल वायर वट नेम इज़ गिवन टू द थर्ड वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक वायर। तो वो क्या होती है, अर्थ वायर। 3 वायर्स होती हैं, एक लाइव वायर जिसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है, एक न्यूट्रल वायर जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, और तीसरी क्या होती है, अर्थ वायर। कलर्स बताने हैं, ठीक है, तो ये कलर्स आपकी जिम्मेदारी आपको याद रखने हैं। वट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द न्यूट्रल वायर इन मेन सप्लाई केबल। तो हमने क्या देखा, तो लाइव वायर तो 220 वोल्ट पे होती है, और न्यूट्रल वायर कितने पे होती है, 0 वोल्ट पे होती है। तो इसलिए कभी भी इनको साथ में टच नहीं करना, टच ही नहीं करना है, ठीक है, गलती से भी। इफ फ्यूजेज ऑफ 250 मिली एम्पेयर, 500 मिली एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 5 एम्पेयर एंड 10 एम्पेयर वर अवेलेबल, विच वन वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोटेक्टिंग एन एम्पलीफायर रेटेड एट। तो V दे रखा है 240, P दे रखा है कितना, 180 वॉट। अब मुझे बताओ कि मुझे फ्यूज़ की रेटिंग लेनी है, और मुझे पता है कि P इज इक्वल टू VI होता है। P 180 हो गया और वोल्टेज मेरा 240 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 3/4 एम्पेयर, मतलब 750 मिली एम्पेयर। तो अगर किसी उसकी रेटिंग 750 मिली एम्पेयर है तो आप क्या लोगे, एक तो ऑप्शन है आपके पास 500 मिली एम्पेयर का, एक ऑप्शन है 1 एम्पेयर का। तो आंसर होगा 1 एम्पेयर का ले लो। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपकी कोई भी सपोज करते हैं कि आपका कोई भी अप्लायंस है घर में, ठीक है, वो इस रेटिंग पे चल रहा है कि उसको पावर 180 वोल्ट चाहिए, वोल्टेज इतनी चाहिए, तो उस हिसाब से, ठीक है, उसको करंट कितना चाहिए, 750 मिली एम्पेयर का, ठीक है। फ्यूज़ आपने लगा दिया 500 मिली एम्पेयर का। अब जैसे ही उस फ्यूज़ के अंदर से 750 मिली एम्पेयर की क्या दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा, तो फ्यूज़ ही कट कर देगा, तो वो आपका अप्लायंस कभी चलेगा ही नहीं। तो इसलिए आप 500 तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए आप क्या करोगे, उससे थोड़ा सा जो बड़ा होगा जो कि 1 एम्पेयर का है वो, क्योंकि एक अप्लायंस जनरली अपनी रेटिंग से थोड़ी सी ज़्यादा रेटिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा हो तो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 एम्पेयर का फ्यूज़ रेटिंग यूज़ करेंगे। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर। तो बेसिकली हमने ये देखा था कि जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कनेक्शन में आ जाती है, जब इंसुलेशन उनका रिमूव हो जाता है, तब हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। इन विच वायर इन एन AC हाउसिंग सर्किट इज द स्विच इंट्रोड्यूस टू ऑपरेट द लाइट्स। तो आंसर है लाइव वायर।
व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो जब हम इसके अर्थिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये बोला था कि अर्थिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे कुछ अप्लायंसेस हैं, जैसे टोस्टर हो गया, हमारा हीटर हो गया, और हमारी जो प्रेस है वो हो गई, तो ये क्या होता है, इनका मेटेलिक केस होता है। तो गलती से सपोज करते हैं कि किसी भी रीज़न से क्या हुआ कि लाइव वायर, उसका इंसुलेशन रिमूव हो चुका है, और वो जो अंदर से कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर है वो उस मेटल केस के कांटेक्ट में आ गई। तो जैसे उस मेटल केस के कांटेक्ट में आएगी वो, ठीक है, तो पूरा मेटल केस क्या हो जाएगा, लाइव वायर हो जाएगा, मतलब 220 वोल्ट्स पे। और आपने उसको हाथ लगा दिया। आप बैठे हो कहाँ, अर्थ पे बैठे हो, और आपकी बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर। अर्थ पे आप बैठे हो, अर्थ पे पोटेंशियल ज़ीरो है, और आपने टच किया किसको, 220 वोल्ट्स को, क्योंकि मेटालिक केस को आपने टच किया। मेटालिक केस लाइव वायर के कांटेक्ट में, और लाइव वायर पे पोटेंशियल क्या, 220 वोल्ट। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, तो आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा, और आपकी डेथ भी हो सकती है। अब हम अर्थिंग के लिए क्या करते हैं कि उस अप्लायंस की अर्थिंग कर देते हैं। उससे होता ये है कि अब उसके पास दो रास्ते हैं। आपने मेटालिक केस को टच कर रखा है, क्या तो वो ह्यूमन बॉडी, मतलब जो कि आप हो, या तो वो आपके थ्रू क्रॉस करे, या फिर उस वायर के थ्रू क्रॉस करे जो अर्थ है, और दोनों ही क्या है, जीरो पोटेंशियल पे हैं, क्योंकि दोनों ही अर्थ पे हैं। अब मैं ये बोलता कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस है 100 ओम, और इसका जो अर्थिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो एक बात बताओ, करंट किससे जाना पसंद करेगा, ऑब्वियसली 1 ओम से, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम यही पढ़ रहे थे कि करंट ऑलवेज प्रेफर टू गो फ्रॉम दैट पाथ विच हैज़ लेस रेजिस्टेंस। तो वो यहाँ से चला जाएगा, और जब वो आपके शरीर से गया ही नहीं करंट, तो आपको झटका लगेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, अर्थिंग को यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ठीक है, ये आप कर लोगे। आपको बताना है व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एन एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर इट शोज इट्स इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ प्लेस बी डिटरमाइंड। तो इसके लिए हमने क्या किया था, मैग्नेटिक कंपास एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सप्लेन वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसलिए हमने बोला था कि सपोज करो कि ये मेरी मतलब दो क्या है, ये लाइन्स है जो इंटरसेक्ट कर रही है। अब मुझे इस पॉइंट पे पता करना है कि मेरी डायरेक्शन क्या है। तो ये तो इस तरफ भी पॉइंट कर रहा है, ये मेरा इस तरफ भी पॉइंट कर रहा है। तो जब किसी पॉइंट, कोई पॉइंट मेरे को दो डायरेक्शन दे रहा है, तो मतलब इसका मतलब है वो कोई वो तो इम्पॉसिबल है चीज़। किसी भी जगह की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती एक ही पॉइंट पे। तो इसलिए कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वाई डज एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टिंग केबल नॉट अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन। तो जो ये इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टिंग केबल्स हैं, ये आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं करती, क्योंकि करंट तो इनके अंदर भी दौड़ रहा है। ठीक है, करंट तो इनके अंदर भी दौड़ रहा है, तो ये भी, और ये मेटल की बनी है, मेटल की बनी है, करंट इनके अंदर दौड़ रहा है, और फिर उस करंट से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इनको भी आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन बेसिकली बात ऐसी होती है कि जैसे लाइव वायर है और फिर न्यूट्रल वायर है, ये एक दूसरे को के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। एक में करंट इस तरफ जा रहा है, एक में करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसका करंट का इफेक्ट और इसके करंट का इफेक्ट आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, और उन अपोजिट से क्या होता है, आपका जो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट है कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए हमारी जो भी केबल्स होती हैं, ठीक है, वो किसी भी तरीके से अट्रैक्ट नहीं करती। क्लॉक फेस रूल हमने पढ़ा था ना, ऐसे कि अगर सर्कुलर वायर के अंदर करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है क्या होगा। तो आपको वही यहाँ पे क्या है बताना है। नेम एनी टू फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड डिपेंड्स एंड हाउ डज इट डिपेंड ऑन देम। तो दो फैक्टर्स हैं भाई, एक तो है करंट का और एक है क्या, किसका, नंबर ऑफ कॉइल्स का। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड होगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉपर वायर के, वो उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, वो उतने ही ज़्यादा वो मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे।
तो इसका आंसर है कि एक करंट पे और एक नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर्स पे डिपेंड करेगा कि आपका जो सोलेनॉइड है वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। A current carrying conductor is placed perpendicular in a magnetic field. Name the rule used to find the direction of the force. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हमें कौन से रूल यूज़ करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग्स, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग्स, है ना। स्टेट टू वेज टू इंक्रीज दिस फोर्स। अगर मुझे इसको फोर्स को इंक्रीज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो जो कंडक्टर का करंट है उसको बढ़ा दूँ, या फिर जो मैं होर्शू मैग्नेट है, ठीक है, उसके वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला रख लूँ, ठीक है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। नेम वन डिवाइस हुज वर्किंग डिपेंड्स ऑन दिस। तो आंसर है मोटर, है ना। मोटर ही तो इस प्रिंसिपल पे काम करती है। लेफ्ट हैंड रूल बताओ और डायग्राम के साथ बताओ, आप सब अच्छे से करते हो। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताओ, आप अच्छे से कर सकते हो। A coil is connected to a galvanometer. If north pole of a magnet is pushed in, deflection is right. What happens when north pole and a pole is removed? एक coil है, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। नॉर्थ पोल आप इसकी तरफ लेके जा रहे हो तो ये बोलता है कि वो राइट की तरफ डिफ्लेक्शन कर रहा है। मतलब नॉर्थ पोल जब इन हुआ तो राइट हुआ, और आप इस नॉर्थ पोल को विड्रॉ करोगे, मतलब वापस लेके जाओगे, तो किस डायरेक्शन में होगा? तो आंसर है कि जब इसको आउट लेके जाओगे तो ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है, अपोजिट। क्योंकि पहले जब आप नॉर्थ पोल को अंदर लेके जा रहे हो तो राइट की तरफ डिफ्लेक्शन, जब उसको विड्रॉ करोगे मतलब अपोजिंग इफेक्ट दोगे उसको, तो वो किस तरफ जाएगा? लेफ्ट की तरफ जाएगा। एस पोल इंसर्ट किया, अगर नॉर्थ पोल पे राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है तो साउथ पोल डालने पे किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा? लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अब मैं इस कॉइल के रिस्पेक्ट में इस मैग्नेट को स्टेशनरी पे रख दूं कि कोई मूवमेंट नहीं है इनमें आपस में, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज़ीरो। अब इन डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो? या तो इसकी रिलेटिव मोशन को बहुत फास्ट कर दो, या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके आओ, या फिर जो कोयल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो। तो सेम ही तरीका है डिफ्लेक्शन ज़्यादा कम ज़्यादा करने का, ठीक है, कि करंट बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, रिलेटिव मोशन बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। तो बस ये याद रखना, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बस ये इंक्रीज करना होता है। अगर आपको कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज करना है तो इन्हीं को ही बस ऊपर नीचे करना है। और व्हाट सब्सटेंसेस फ्यूज वायर मेड एंड वाई? तो बेसिकली जो फ्यूज वायर है ये एक अलॉय से बनता है। अलॉय किसका? लीड प्लस टिन का। रीज़न इज इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जिससे होता ये है कि सपोज करो कि हमें 1 एम्पेयर का करंट चाहिए, गलती से घर में 1.5 एम्पेयर का करंट आ गया। अगर 1.5 एम्पेयर का करंट आ गया तो हमारा सारा जो अप्लाइंसेस है घर में सब खत्म हो जाएंगे। अब ये जो लीड और टिन का है तो ये इस तरीके की रेटिंग से, इस तरीके के मतलब मिक्सचर से बना है कि उसमें लीड इतना और टिन इतना एक स्पेसिफिक हिसाब से रखा गया है कि जैसे ही 1 एम्पेयर से थोड़ी ज़्यादा रेटिंग हुई, सपोज 1.2 होगी, तो ये क्या होगा, इतने करंट एम्पेयर पे ये मेल्ट हो जाता है, और जैसे ही मेल्ट हो जाता है तो ये आगे ज़्यादा करंट को पहुंचाने से मना कर देता है, मतलब आगे करंट पहुंचता ही नहीं है। वाई कैन कॉपर वायर नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूज वायर? तो कॉपर वायर का ना मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है। अब जैसे फिर वही बात है कि 1 एम्पेयर चाहिए और सपोज करो 1.5 आ गया, लेकिन जो आपकी कॉपर वायर है वो मेल्ट ही 1.8 एम्पेयर पे होगी। तो जब तक ये 1.8 एम्पेयर आएगा, लेकिन उससे पहले तो 1.5 एम्पेयर आ गया, और 1.5 एम्पेयर पे आपके सारे अप्लायंस क्या हो गए, ख़त्म हो चुके हैं, तो आप करोगे क्या उसका? तो इस कॉपर वायर का क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो इसलिए हम कॉपर वायर को यूज़ नहीं करते। ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये ऐसे ही है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है? तो शॉर्ट सर्किटिंग में हमने बोला था कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का जो इंसुलेशन है वो रिमूव हो जाए किसी तरीके से, और वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाएं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, तो उससे होता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है। जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क से फायर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग ये होती है कि सपोज करो आपका एक्सटेंशन है,
ठीक है, आपका एक्सटेंशन है, इसमें 3 स्विच हैं और ये क्या कर सकता है, मैक्स 3 एम्पेयर के करंट को विड्रॉ कर सकता है। एक में आपने क्या लगा दिया, हीटर लगा दिया, एक में आपने क्या लगा दी, प्रेस लगा दी, और एक में आपने क्या लगा दिया, एसी लगा दिया। ठीक है, अब इन टोटल ने मिलके 4.5 एम्पेयर करंट विड्रॉ करना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी रेटिंग ही 3 एम्पेयर की है, और जब वो 3 एम्पेयर से 4.5 एम्पेयर का करंट विड्रॉ करना शुरू कर देगा तो उससे होगा क्या, ओवरलोडिंग हो जाएगी, जिससे ओवरलोडिंग से होगा क्या, वो ज़्यादा करंट विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा वो हीट होगा, और हीट से क्या होगा, वो सारा एक्सटेंशन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज़ वायर एंड अर्थिंग वायर, हम फ्यूज़ भी देख चुके हैं, अर्थिंग वायर भी देख चुके हैं, तो ये आपको खुद करना है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस है, जो कि 230 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, और उसकी जो पावर रेटिंग है वो कितनी है, 750 वोल्ट। तो बताओ मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, तो P = VI से आप निकाल सकते हो। ठीक है, P अपने को पता है 750, V अपने को पता है 230, तो दिस विल कम अराउंड समवेयर 3.2 3.3। ठीक है, मतलब 3 से बड़ा आएगा और 3.5 से कम आएगा, तो सपोज करते 3.2 एम्पेयर है, तो इसका क्या आ गया, आंसर हो गया। एंड यूनिट्स यूज्ड इन 30 मिनट्स, तो यूनिट्स कितने यूज़ होंगे, तो एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रिक आयरन है वो 750 वोल्ट यूज़ कर रही है, 1 घंटे में कितना यूज़ करेगी, 750 वॉट, तो 30 मिनट्स में कितना करेगी ये, 375। इसको क्या कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या देगा, 0.375 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर, तो बस वही किया आपने। अर्थ वायर का फंक्शन क्या है और मेटालिक बॉडीज़ का इससे क्या लेना देना है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सोलिनॉइड क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ, उसका रिजेंबलेंस किस उससे है, ये सब हम क्या है कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप्स में कर चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वो किस, जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट को 2 मार्क्स में डाल देगा, बी पार्ट को 1 मार्क में डाल देगा, सी पार्ट को 1 मार्क में डाल देगा, डी पार्ट को 2 मार्क में डाल देगा, तो आप कितने का आंसर बन गया, 5। उसने मतलब सोलिनॉइड का वो जितना हो सकता था उसने सब पूछ लिया, उसने एक क्वेश्चन में सब कुछ टेस्ट कर लिया, समझ रहे। तो बेसिकली जो लॉन्ग आंसर टाइप्स हैं ये कर चुके हो आप सब कुछ, बस ये आपके उसके लिए है कि वो किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन बताओ, उसकी वर्किंग बताओ, ये टेम्परेरी क्यों होता है, टेम्परेरी इसलिए होता है क्योंकि जब तक उसके अंदर करंट है तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एज सुन एज आप करंट को ऑफ कर दोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, एक सिंपल आयरन कोर रह जाएगा। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं, स्टील को क्यों नहीं यूज़ करते, तो हमने बोला था कि स्टील जो है ना एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर मैं उसको थोड़ी ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के रखूँगा तो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब सपोज़ करो मुझे एक ऐसी फैक्ट्री में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की ज़रूरत है जिसमें एक मतलब 5 मिनट के लिए मेरे को वो मैग्नेट की तरह चाहिए और 5 मिनट के लिए नहीं चाहिए, और स्टील को है कि अगर मैं 4 सपोज़ करो स्टील की ऐसी कैपेसिटी है कि अगर मैं उसको 4 मिनट से ज़्यादा मैग्नेटाइज करता हूँ तो परमानेंटली मैग्नेट बन जाएगा। तो वहाँ आप क्या स्टील को एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर पाओगे, नहीं यूज़ कर पाओगे, तो इसलिए हम आयरन कोर को, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, क्योंकि उसकी यही प्रॉपर्टी है कि जब तक उसमें करंट है तब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वरना वो नहीं। फैक्टर्स फॉर स्ट्रेंथ, तो भाई अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे कॉपर वायर के या फिर आप करंट को बढ़ा दोगे तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे यूज़ होता है, वो आप देखना। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या हैं, लेबल डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बताओ। डीसी एसी में डिफरेंस क्या है, सोर्सेज क्या है दोनों के एडवांटेज ऑफ एसी और डीसी। तो एडवांटेज एसी का यही है डीसी पे कि एसी को हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करा सकते हैं। जैसे एक चीज़ देखना कि क्या बोलते हैं, आपके घर पे आजकल क्या है कि सोलर जो वो है सोलर सेटअप लगाने का बड़ा ट्रेंड है, हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश करी है रिन्यूएबल एनर्जी को। तो 2 तरह के हैं, एक तो है कमर्शियल, एक लगता है कमर्शियल सेटअप और एक लगता है सब्सिडाइज्ड सेटअप। ठीक है, कमर्शियल सेटअप में क्या है कि आप उस सोलर सेटअप को अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हो। सब्सिडाइज्ड सेटअप में क्या होता है कि वो जो
आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सोलर सेटअप आपका, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट आपके बिल में से वो पैसे वगैरह कम कर देती है, तो उससे आपका बिजली का बिल कम आता है। अब जब भी आप ये लगाओगे, कमर्शियल लगवाओगे, सब्सिडाइज लगवाओगे, तो वो डीलर आपको क्या बोलेगा कि इसको वहीं पे लगवाना जहाँ पे आपका मीटर पास पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो एक आप दो जगह अपने घर पे दो जगह लगवा सकते हो सोलर सेटअप, एक ए प्लेस पे एक बी प्लेस पे, और आपका मीटर यहाँ पे है। अब ए के लिए वो सिर्फ 20 मीटर्स दूर पड़ रहा है और बी के लिए वो 80 मीटर्स दूर पड़ रहा है। तो आपका जो डीलर होगा आपको यही बोलेगा कि जी ए प्लेस पे लगवा लो आप अपना सोलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो आपके मीटर के या फिर इन्वर्टर के पास है। 80 मीटर पे वो नहीं बोलेगा। रीज़न इज़ कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी, पावर लॉस होता है डीसी में। अब ये जो सोलर सेटअप है ना, ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जो सोलर सेटअप है, इस तरीके का सेटअप है, वो जितना ज़्यादा जहाँ पे भी आपको उसको यूज़ करना है उसके जितना करीब हो सके उतना होना चाहिए, लॉन्ग वायरिंग ना हो डीसी सेटअप में। एसी सेटअप देखो, अब थर्मल पावर स्टेशंस हैं, वो आपका क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसी प्रोड्यूस करते हैं। अब थर्मल पावर कहाँ पे होगा, आपका शहर कहाँ पे होगा, मतलब 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है। अब इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल आप डीसी को तो नहीं भेज सकते, डीसी नहीं जाएगी इतनी दूर। वो तो पहुँचते पहुँचते अगर सपोज करो पीछे से 100 यूनिट्स क्या है सप्लाई की गए, आपके घर तक पहुँचते पहुँचते वो 2 यूनिट्स ही बचेंगे बस। लेकिन एसी का ऐसा नहीं है। एसी में अगर 100 यूनिट्स हैं सपोज करो, तो लगभग 90-95 तक रह जाती हैं आपके शहर तक आते आते। तो ये एडवांटेज है एसी का और डीसी का। फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, तो इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है 50 हर्ट्ज यूज़ होती है एसी की। डोमेस्टिक वायरिंग का पूरा वो बनाना है कि पहले जो लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, वो मेन सर्किट में आती है, फिर वो फ्यूज़ में जाती है, जो लास्ट में एक डायग्राम दिया था ना नोट्स में, वो बनाना है। और फिर हज़ार्ड्स वगैरह इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस ये हम कर चुके हैं। अब इसके बाद ना मैंने कुछ ये 5 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ठीक है, ये थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन है, जिस पे मतलब इसमें कुछ लिखना नहीं है, बट आपको सोचना है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इन सब के आंसर्स आप बड़े शॉर्ट में कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपको क्या लगता है इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, आपके आंसर सही होंगे तो आपको एक थम्स अप दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, मतलब आपको कोई आंसर गलत होता है, तो आपको उसका अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर मुझे लगा कि इन सब का एक प्रॉपर आंसर आपको प्रोवाइड करना चाहिए, तो एक शॉर्ट्स के थ्रू मैं इन सब का आंसर प्रोवाइड करूँगा। बट आपको सबको ये कोशिश करनी है कि आप इन 4-5 क्वेश्चंस को क्या करो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और फिर मैं आप सबके चेक करूँगा कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं दिया है। स्पेशली आप लोगों के लिए दिया है ताकि आप समझो, खुद को एनालाइज कर सको। ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, ताकि आप डिपेंडेंट ना रहो कि हर चीज़ एक टीचर ही कराएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, कुछ अलग पूछ रहे हैं क्या जो हमने नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ जो हमने पढ़ा है वो हम सही पढ़ रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा आइडिया रहेगा कि जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको पढूं। ठीक है, और अगर मुझे लगता है कि कुछ नया क्वेश्चन है जो हमने नहीं पढ़ा है, कंसेप्ट ऐसा, तो वो मैं आपको बताऊं। इन जनरल ये पीडीएफ को प्रोवाइड की जाएगी, तो आप एक बार देखना कि मुझे एक्चुअली आंसर देना किस तरीके से। ठीक है, वो चीज़ है। जैसे कि शॉर्ट आंसर से अगर हम शुरू करें तो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर वाई, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उनकी 2 डायरेक्शन होंगी, तो इम्पॉसिबल है अपने लिए। हाउ इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ अ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो यूनिफॉर्म क्या है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, तो इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सेम डायरेक्शन। पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि सपोज करो एक टोटल एरिया है और इसमें मैंने इसको
पैरेलल से रिप्रेजेंट कर दिया। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि हर दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा, और जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो इसका मतलब है कि चाहे मैं यहाँ पे इफेक्ट को महसूस करूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो हर जगह मुझे सेम ही मिलेगा। और जब मुझे हर चीज़ हर जगह पे सेम ही इफेक्ट ऑब्जर्व करूँगा मैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। Draw the pattern of magnetic field lines due to state current carrying conductor indicating the direction of current in the conductor and the direction of corresponding magnetic field lines। तो ये वाला जो हमने डायग्राम बनाया था, आपको ये बनाना है और उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि हम कैसे क्या करेंगे। A magnetic compass shows the deflection when placed near a current carrying conductor wire. How will the deflection of the compass get affected if the current in the wire increased? What does it indicate? तो बोलता है कि क्या बोलते हैं कि एक मैग्नेटिक कंपास है और उसको मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रख देता हूँ तो कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर मैं उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट को इंक्रीज कर दूंगा तो क्या होगा, तो देखो ये सपोज करते हैं कि मेरा क्या है, मैग्नेटिक कंपास है, पहले इस पोजीशन में था ऐसे स्टेट, अब वो हल्का सा बेंड हो गया, लेकिन जैसे ही मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा बेंड होगा, तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। तो इससे हमें पता क्या लगता है, इससे हमें यही पता लगता है कि मोर इज़ द करंट, मोर इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, एंड मोर इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, मोर इज़ द डिफ्लेक्शन इन द क्या बोलते हैं, कंपास। लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। स्टेट द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। तो भाई करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, मान लो यही है स्टेट कैरिंग कंडक्टर, अगर एक मैं यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट को, एक यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जितना ज़्यादा मैं दूर हूँ उतना कम मेरे को मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस होगा। तो ये थे हमारे 2 फैक्टर्स। अब मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी है तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करता हूँ, राइट हैंड थंब रूल, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स रूल। सोलिनॉइड क्या है, उसका पैटर्न बताओ, तो वही सारा है। नेम द रूल एंड द करंट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट। तो फोर्स एक्सपीरियंस करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फिर उसका सारा बताया हुआ है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब वो बोला कि एन अल्फा पार्टिकल व्हाइल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड्स गेट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अल्फा पार्टिकल एक मतलब हीलियम जो गैस होती है उसका जो एटम होता है उसी तरीके का होता है, और एक काइंड ऑफ ये पॉजिटिव एटम है, ठीक है। वो बोल रहा है कि ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल नॉर्थ की तरफ क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, इन विच डायरेक्शन एन इलेक्ट्रॉन विल प्रोजेक्ट व्हेन पासिस थ्रू द सेम मैग्नेटिक फील्ड। पॉजिटिव नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा। द इलेक्ट्रॉन विल प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द साउथ। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द डायग्राम। ये अ स्टूडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज स्ट्रॉन्गर देन एट बी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली बात तो कि डायग्राम थोड़ा सा क्या है, हल्का सा गलत है, हल्का सा गलत है, उसके लिए उसने बोला कि इसको रीड्रॉ करो। तो हम रीड्रॉ कैसे करेंगे कि यहाँ से यहाँ भी हमें क्या बतानी है, उसने सिर्फ बाहर बाहर की बता दी, लेकिन अंदर की भी तो दिखाएगा, तो हमें क्या करना है, अंदर की तरफ भी डायरेक्शन शो करनी है। फिर उसने बोला है कि ए पे ज़्यादा क्यों होगी, बी पे कम क्यों होगी मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि ए पे थोड़ा कंजस्टेड है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, निकल रही हैं वहाँ से। बी पे क्या है, बहुत सेपरेट आउट है लाइंस, जब सेपरेट आउट है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पे कम होगा। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, फॉर द करंट कैरिंग सोलिनॉइड एज शोन ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गिव रीजंस टू एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी एट विच पॉइंट स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एंड विच पॉइंट इट इज मिनिमम। तो देखो ये है, ये एक सोलिनॉइड है, और सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, बार मैग्नेट जैसा, तो हमने क्या बना दिया, बार मैग्नेट जैसा इसको बना दिया। अब उसने 3 पॉइंट्स पे बोला, ए पे, बी पे और सी पे। तो देखो जो सोलिनॉइड होता है ना, सोलिनॉइड में सबसे ज़्यादा करंट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनसाइड होती है, तो इसका मतलब है कि ए में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अब क्योंकि इसका रिजेम्बलेंस किसकी तरह है, बार मैग्नेट की तरह है, तो पैटर्न ऐसे हैं, और हमें पता है कि जहाँ पे ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनता है वहाँ पे कंजस्टेड होता है,
वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है कंजस्टेड है, जितना ज़्यादा कंजस्टेड उसका मतलब उतना ज़्यादा उसका मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसका मतलब है ए में सबसे ज़्यादा, सी में उससे ज़्यादा और बी में सबसे कम। बी में सबसे कम क्यों? क्योंकि बी है बाहर, और सोलेनॉइड के बाहर बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और वो पोल के पास भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करना है। A straight cylindrical conductor is suspended with its axis perpendicular to the magnetic field of a horseshoe magnet. The conductor gets displaced towards the left when current is passed through it. What will happen to the displacement of the conductor if current through it is increased? अगर मैं सिर्फ करंट को इंक्रीज करूँ तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हॉर्सशू मैग्नेट को एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट से रिप्लेस कर दूँ तो फिर भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर रहा हूँ तो उससे होगा क्या कि पहले अगर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था मेरा कंडक्टर, अब मेरा क्या होगा, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अब फोर्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी थ्रू लेफ्ट हैंड्स फ्लेमिंग रूल। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। एक क्या ले लिया हमने, ये सर्कुलर लूप ले लिया। तो सर्कुलर लूप के लिए हमने देखा था, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये एक लूप था और इसके यहाँ कार्डबोर्ड लगा दिया था। तो इस पॉइंट के अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, इस पॉइंट के अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, और बीच में स्ट्रेट लाइन्स आ गई। तो सिमिलर पैटर्न क्या है यहाँ पे, ये हमारा एक तरह का क्या है, सर्कुलर लूप इन्होंने बनाया है। उस सर्कुलर लूप में पहले जहाँ पे वो सर्कुलर लूप का वो है, एक एंड का सेंटर है, वहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होना शुरू कर जाते हैं। तो आप ये बनाओगे इसके लिए, स्टेट द रूल विच कैन बी अप्लाइड टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन अबव केस। तो क्योंकि एक सर्कुलर लूप का हर पॉइंट एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है, और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो हम यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, द रूल इज राइट हैंड थंब रूल। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है। वाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच ए पैटर्न। तो देखो, जब मैंने उस आयरन फिलिंग्स को उस मैग्नेटिक क्या बोलते हैं बार मैग्नेट के राउंड डाला, और मैं फिर उसको टैप करना शुरू किया, टैप से मूवमेंट होगा, तो वो जो आयरन फिलिंग्स हैं अपने आप को उन्हीं डायरेक्शन में अलाइन कर लेती हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो ये रीज़न है ये पैटर्न बनने का। वट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट। तो इस पैटर्न से हमें ये पता लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्लोज्ड कर्व्ड लूप्स में बनती हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती हैं। वाई डू आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट सीम टू अलाइन इन द शेप ऑफ क्लोज्ड कर्व्स। Iron fillings near a bar magnet align in the shape of closed curves because they trace out the magnetic field lines which are the visual representation of magnetic field around the magnet, क्योंकि वो उसका visual representation है इसलिए। Give reasons for the following. There is either a convergence or divergence of magnetic field lines near the ends of current carrying straight solenoid. तो क्योंकि वो बैर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड नियर द पोल्स ऑफ सोलेनॉइड, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर डाइवर्जेंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। एक जगह पोल है, पोल से सब निकलती हैं या फिर एंटर करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्राउडेड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जहाँ पे क्राउडेड होगी, ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पे दूर दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी तो वहाँ पे क्या होंगी, डाइवर्जेंट होंगी। The current carrying solenoid when suspended freely rests along a particular direction. तो देखो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो क्या होते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेती है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, तो इस हिसाब से अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। द बर्नट आउट फ्यूज शुड बी रिप्लेस्ड बाय अनदर फ्यूज ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग। तो देखो एक फ्यूज़ है, वो सपोज करो डैमेज हो गया, तो आप उसको सेम रेटिंग के साथ क्यों रिप्लेस करोगे, क्योंकि उसी ने ही आपके घर को बचाया। सपोज पहला 1 एम्पेयर, पहला जो वो था 1 एम्पेयर का था जो फ्यूज़ हो गया, अब आप 1.5 एम्पेयर का थोड़ी लगाओगे। उस 1 एम्पेयर की वजह से ही तो आपके घर में शॉर्ट सर्किटिंग या फिर ओवरलोड से चीज़ें बची हैं, तो आप कितने का लगाओगे, सेम रेटिंग का लगाओगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सोलिनॉइड क्या होता है, व्हेन अ करंट इज पास थ्रू लॉन्ग होलो एंड स्ट्रेट सोलिनॉइड, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द दिस, ये सब कुछ आपने क्या किया, पढ़ा हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करना है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल,
जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सब सेम है, कुछ मतलब इसमें ऐसा नया नहीं है। सोलेनॉइड गैस के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को बताओ, ये सब ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। इस पीडीएफ को खुद से करना, इस सब को याद करना, ठीक है, बुक्स पढ़ना, ठीक है। जैसे ये तो नोट्स हैं मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, नोट्स आप एक बार पढ़ोगे, उन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसको रेफ़र करना है, बुक्स रेफ़र करनी है। एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी का जो मतलब पीडीएफ है, पीडीएफ का भी मैंने क्या दे रखा है, लिंक नीचे प्रोवाइड कर रखा है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो। अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसका फ्लिपकार्ट लिंक भी क्या है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये है, और ये फिर आप वो जो बुक्स पढ़ोगे ना, तो वहाँ से आपको थ्योरी पता लगेगी एक्चुअली थ्योरी में लिखना क्या है। अब कंसेप्ट सबको पता है, बट मैं आप एक्सप्लेन भी कर दोगे, बट वो लिखने की जो प्रॉब्लम है कि लिखना नहीं आता हम लोगों को, तो वो दूर कहाँ से होगी, जब आप बुक्स पढ़ोगे, ठीक है। वो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कंसेप्ट मैं भी बता दूंगा आपको, और आप समझ भी लोगे, एग्जामिनर्स को आप समझा भी दोगे। लेकिन एग्जामिनर आपको मार्क्स बोलने के नहीं देता, ठीक है, आपको लिखना है पेपर पे, और उस लिखने के लिए आपके पास कितनी मर्जी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप लिख के उसको अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे, आपको ये मिलेगा, जहाँ आपको 100 मिलने चाहिए वहाँ पे अगर 0 मिल गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बुक ज़रूर पढ़नी है, नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, और इनको जब आप सब कुछ पढ़ लो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो तो एक बार इनके नोट्स ज़रूर देखना कि किस तरीके से मुझे कितना लिखना है, क्या पूछा है, कैसे लिखना है, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो पीडीएफ्स हैं आपको, ये भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। अब एक क्या है कि अभी पिछले आई थिंक 1 या 2 साल से कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब एमसीक्यूज़ वो आपसे पूछ रहा है। तो एमसीक्यूज़ के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है, ये आपके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि आई थिंक इनका भी 4-5 मार्क्स का वेटेज अब एग्जाम्स में आ रहा है, शायद ज़्यादा ही आ रहा होगा, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा नहीं है, बट ये आ रहे हैं, मेरे को पता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है ताकि आप यहाँ भी इसको प्रैक्टिस कर सको कि किस किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली बन रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में, ठीक है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपके हर डाउट को सॉल्व कर सकूँ। और अगर आपको कुछ ऐसे इमेज के थ्रू या वीडियो के थ्रू कुछ डाउट बताना है तो हमने अपनी ईमेल भी उसमें प्रोवाइड की हुई है, तो आप उस ईमेल पे लिखिए हमें, आप फ़ोटो वीडियो जो आपको पहुंचानी है वो पहुंचाइए, और फिर हम आपको उसका रिप्लाई बैक करेंगे, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।